Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India-Cyprus Strategic Partnership Agreement. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. थोड़ा सा सिप्रस के बारे में समझ लेते हैं। एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी में यहाँ लोकेटेड है। इट इज क्लोज टू सीरिया एंड टर्की, टर्की इन द नॉर्थ एंड सीरिया इन द ईस्ट। अगर आप सिप्रस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि इट वाज अ ब्रिटिश टेरिटरी। ब्रिटिशर्स ने सिप्रस को आज़ादी दी 1960 में, लेकिन 1974 में सिप्रस के नदर्न रीजन पे अटैक कर दिया टर्की ने। टर्की इन्वेडेड द नदर्न रीजन और उसका कुछ हिस्सा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शेडेड तरीके से, कुछ हिस्सा टर्की ने ऑक्यूपाई कर लिया। क्योंकि देखिए सिप्रस के अंदर जो लोग रहते हैं कुछ की एथनिसिटी टर्किश है, टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, कल्चर टर्किश है, कुछ की एथनिसिटी ग्रीक है, ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं और ग्रीक कल्चर को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे मिक्स्ड एथनिसिटी के लोग शुरुआत से ही रहते हैं और यही कारण है कि टर्की और ग्रीस दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। टर्की का कहना है कि सिप्रस शुड बिलोंग कंप्लीटली टू टर्की, जबकि ग्रीस का कहना है कि नहीं, सिप्रस शुड बी अलाउड टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री। और अब यही कारण है कि ग्रीस और टर्की के बीच में डिफरेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू सिप्रस, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड एथनिसिटी के लोग हैं, कुछ टर्किश हैं, कुछ ग्रीक के हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 1960 में सिप्रस को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से। 1974 में इसके नदर्न रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया टर्की ने। फिर यूएन मेडिएटेड पीस अग्री हुआ दोनों ग्रुप्स के बीच में, टर्की और ग्रीस के बीच में, और यहाँ पे यूएन बफर जोन क्रिएट किया गया। तो नदर्न रीजन जो है इट इज ऑफ नदर्न रीजन ऑफ सिप्रस, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ टर्की, जबकि सदर्न पार्ट जो है इट कंटिन्यूज टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसको हम लोग कहते हैं सिप्रस रिपब्लिक। सिप्रस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए सिप्रस इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। Officially it is part of European Union, but geographically it is considered as part of Asia. ये वेस्ट एशिया का हिस्सा माना जाता है, बट है एशिया का हिस्सा जोग्राफिकली, लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर कंट्री है सिप्रस। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू सिप्रस। अब देखिए सिप्रस का सिग्निफिकेंस देखते हैं भारत के लिए। सिप्रस का सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है वो समझने से पहले आपको थोड़ा टर्की का करंट स्टैंड समझना होगा, टर्की का अप्रोच समझना होगा। टर्की अंडर इट्स करंट प्रेसिडेंट अर्डोगन बहुत ऑर्थोडॉक्स रेडिकल अप्रोच ले रहा है और वो बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ऑन कश्मीर इशू। भारत का वो इमेज खराब करने की कोशिश करता है। टर्की वांट्स टू project India as a country which does not respect the rights of minority group, especially the Islamic people living in India. तो भारत के इमेज को खराब करना, पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट करना कश्मीर मुद्दे पे और बाकी सारे मुद्दों पे, ये आजकल टर्की का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो सरल भाषा में कह सकते हैं कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस डेवलप हो रहा है। और इसके पीछे कारण भी है। टर्की वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज द ग्लोबल लीडर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि खैलिफेट सिस्टम का सेंटर तो टर्की में ही था, बाद में उसको 1923-24 में एबोलिश किया गया, ये आपने पढ़ा होगा। जिसके अगेंस्ट जब उसको एबोलिश किया गया था तब भारत में खिलाफत मूवमेंट आया था। तो टर्की खैलिफेट सिस्टम का सेंटर हुआ करता था, हेड ऑफ ऑल द इस्लामिक किंगडम्स। आज के टाइम में टर्की वही अपना लॉस्ट जो ग्लोरी है, हेड ऑफ ऑल द इस्लामिक कंट्रीज, वो रिवाइव करना चाहता है और उसी कारण से ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स रेडिकल टेंडेंसीज को प्रमोट करता है विथ रिस्पेक्ट टू इस्लाम। और इस्लामिक कंट्री जो
इससे इसके ओपिनियन से अलाइन करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान उनके साथ टर्की का स्ट्रांग एक्सिस बन रहा है। तो पॉइंट ये है कि टर्की के साथ भारत के रिलेशंस आजकल उतने अच्छे हैं नहीं, और यही कारण है कि भारत का इंटरेस्ट सिप्रस में बढ़ गया है, क्योंकि सिप्रस, ये जो रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है, इसकी हॉस्टिलिटी है टर्की के साथ। नेचुरल सी बात है, क्योंकि सिप्रस का कुछ हिस्सा, नदन हिस्सा, टर्की ने कैप्चर किया हुआ है। तो जैसे पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है जम्मू कश्मीर में, आप मान सकते हैं, वैसे ही टर्की ने कुछ हिस्सा सिप्रस का ऑक्यूपाई किया हुआ है इन द नदर्न रीजन। अब इसी कारण से भारत सिप्रस और ग्रीस के साथ स्ट्रॉन्ग नेक्सस बनाना चाहता है इन ऑर्डर टू काउंटर टर्की एंड पाकिस्तान नेक्सस, क्योंकि जो रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है उसको सीधा सीधा सपोर्ट करता है ग्रीस। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ सिप्रस फॉर इंडिया, वैसे तो छोटा आइलैंड कंट्री है, लेकिन इट हेल्प्स इन काउंटरिंग पाकिस्तान टर्की नेक्सस। एज आई सेड, इंडिया बैक्स ग्रीस सपोर्टेड रिपब्लिक ऑफ सिप्रस इन अपोजिशन टू टर्की, और टर्की को हम काउंटर इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज टर्की इज ग्रोइंग नेक्सस विद पाकिस्तान। साथ ही साथ भारत ने यूरोपियन कुछ देशों के साथ मिल करके एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, यूरोपियन एज वेल एज मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ मिल करके। इस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEEC. It's a massive infrastructure project which aims at developing connectivity between India and Europe via Middle East countries, जैसे कि UAE, सऊदी अरबिया, इसराइल। अब देखिए, इस IMEC प्रोजेक्ट में सिप्रस को हिस्सा बनाया गया है, बट टर्की को हिस्सा नहीं बनाया गया है। टर्की इज नॉट पार्ट ऑफ दिस IMEC प्रोजेक्ट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिप्रस का सिग्निफिकेंस भारत के लिए इसलिए भी है बिकॉज इट एक्ट्स एज ए गेटवे टू इंडिया फॉर यूरोप। दूसरा, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग मरीन सिक्योरिटी या मरीन इंटरेस्ट फॉर इंडिया इन मेडिटेरियन सी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टर्की जो अपने आप को ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट करता रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप, उसको बाईपास करने में हेल्प कर रहा है सिप्रस। नाउ IMEC, मोस्ट इंपॉर्टेंट connectivity project between Asia and Europe is being developed without involvement of Turkey. So this and that is where Cyprus is playing a proactive role. टर्की का इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज करने के लिए, टर्की को तो हमने इन्वॉल्व किया ही नहीं है IMEC के डेवलपमेंट में। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिप्रस फॉर इंडिया। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ टर्की, स्पेशली इन द मेडिटेरियन सी। Turkey, as I said, has projected itself historically as bridge between Asia and Europe, और वो ब्रिज को हमने यूज करने से मना कर दिया। हमने कहा कि हम अलग ब्रिज बनाएंगे IMEC का, एंड दैट इज वाई टर्की क्रिटिसाइजेस IMEC प्रोजेक्ट। टर्की इज नाउ पुशिंग फॉर इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको उसने नाम दिया है इराक डेवलपमेंट रोड। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस हैं सिप्रस के भारत के लिए। है छोटा सा आइलैंड देश, लेकिन भारत के लिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है, और यही कारण है कि अभी करेंटली सिप्रस के प्रेसिडेंट भारत के ऑफिशियल विजिट पे हैं, और उस दौरान दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल टाइज है उसको अपग्रेड किया गया है टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। साथ ही साथ दोनों देशों ने 5 ईयर का डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप भी साइन किया है फ्रॉम 2026 टू 2031। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, कोऑपरेशन इन डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, पार्टनरशिप इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी। ये सब भी हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसमें से 2-3 नाम भी अगर आप याद रख पाए तो मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सिप्रस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट, एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ इंडिया सिप्रस रिलेशन। तो आप बताएंगे कि सिप्रस का जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का है। और फिर आप बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सिप्रस फॉर इंडिया, काउंटरिंग टर्की पाकिस्तान नेक्सस, गेटवे टू यूरोप एंड मेडिटेरियन, पार्ट ऑफ IMEC, मेरीटाइम सिक्योरिटी में, बैलेंसिंग रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ टर्की। इसमें सब में एक एक लाइन आप एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर सकते हैं।
रिसेंट डेवलपमेंट में आप बताएंगे 5 ईयर का डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, ये सब आप बता सकते हैं। ये जो 5 एग्रीमेंट्स हैं इनमें से एक दो आप लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन कर दिया है, तो भारत और सिप्रस अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआई's record surplus transfer to the government, important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इस न्यूज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि देखिए, आरबीआई के पास अर्निंग के कई सारे सोर्सेस हैं। जैसे आरबीआई के पास कुछ जीसेक भी होता है। मैंने जैसे क्लास में आपको सिखाया है कि आरबीआई कैन ऑल्सो बाई एंड कीप सम गवर्नमेंट सिक्योरिटी विथ इटसेल्फ। तो जब वो जीसेक खरीदेगा तो उस पर इंटरेस्ट की अर्निंग होती है आरबीआई को। उसके अलावा आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है। उस फॉरेक्स रिजर्व में जो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, यानी कि दूसरे देशों की करेंसी, वो आरबीआई कभी कभार इन्वेस्ट कर देता है इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। जैसे कि आरबीआई के पास डॉलर है, तो यूएस गवर्नमेंट के कुछ ट्रेजरी बिल खरीद के रख लेती हैं उस डॉलर की मदद से, तो उस पर भी इंटरेस्ट की कमाई होती है। साथ ही साथ आरबीआई गिव्स लोन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एंड टू द बैंक्स एज वेल। तो इनको जब लोन देता है तो वहां से इंटरेस्ट की कमाई होती है। आरबीआई के पास अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम के। अब हर साल जो आरबीआई की अर्निंग होती है, जो कमाई होती है, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई भारत सरकार को ट्रांसफर कर देती है, जिसको कहा जाता है डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड बाय आरबीआई, या इसी को कहा जाता है सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर बचा हुआ पार्ट वो आरबीआई अपने पास मेंटेन करती है। हर साल वो कुछ जो भी उसकी कमाई होती है उसका एक हिस्सा भारत सरकार को दे देती है, कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। और इस तरीके से जो एक्यूमुलेटेड फंड है आरबीआई के पास, उसी को कहा जाता है कंटिंजेंसी रिस्क बफर। अपने पास कुछ पैसा जमा करके रख रही है, उसको कहा जाता है कंटिंजेंसी रिस्क बफर। और हर साल कुछ पैसा भारत सरकार को दे देती है। जो कंटिंजेंसी रिस्क बफर है, इट इज कंसिडर्ड एज सेविंग्स फॉर रेनी डे, मतलब डिफिकल्ट टाइम। तो आरबीआई अगर भारत की इकोनॉमी में कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम के लिए अपने पास कुछ पैसा बचा करके रखती है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक्स। आपको पता है कि आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई की एक मुख्य जिम्मेदारी है टू एंश्योर दैट बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स हेल्दी। तो यही कारण है कि अगर बैंक्स को कभी भी पैसों की क्राइसिस हो जाए तो बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अगर उनको कहीं से भी पैसा ना मिले तो उस केस में आरबीआई उनके लिए सामने आता है और उनकी मदद करता है। इसीलिए आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि जो कंटिजेंसी रिस्क बफर मेंटेन करके रखती है आरबीआई, इट इज केप्ट विथ आरबीआई so that this money could be used in difficult situation in the Indian economy, at the same time to be used to help the banks in case banks are under crisis. So that is why RBI is known as lender of last resort. अब देखिए, भारत सरकार और आरबीआई के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हुए with respect to how much money should be transferred to the government of India and how much money should be kept by RBI with itself. इसको लेकर के डिफरेंसेस होने शुरू हुए। यहाँ पे इस इमेज की मदद से समझते हैं इस डिफरेंस को। देखिए, आरबीआई के जो एसेट्स हैं, आरबीआई की जो भी संपत्ति है, वो किस किस फॉर्म में रहती है। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी कि दूसरे देशों की करेंसी जो आरबीआई के पास है, विच इज पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, वो उसकी संपत्ति का हिस्सा है। और यही फॉरेन करेंसी एसेट को जब इन्वेस्ट करती है आरबीआई इनटू गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, तो वहां से अर्निंग भी आता है। उसके अलावा आरबीआई के पास कुछ गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है भारत सरकार की, लोन टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोन टू द बैंक्स, ये सब आरबीआई की संपत्ति है। इनसे इनकम होता है आरबीआई को, इनकम या अर्निंग, प्रॉफिट कहें या अर्निंग कहें आरबीआई को। जैसे फॉरेन करेंसी एसेट को जब इन्वेस्ट किया इन द बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स ऑफ अदर कंट्री, तो वहां से अर्निंग आया। जीसेक से अर्निंग आता है, भारत सरकार को लोन दिया है तो वहां से आता है। लोन टू द बैंक्स, वहां से इंटरेस्ट की अर्निंग आता है। अब ये जो अर्निंग है उसमें से कुछ पैसा तो खर्च हो जाता है, सैलरी टू द ऑफिसर्स, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग नोट्स। इसी पे यूपीएससी ने लास्ट ईयर प्रश्न पूछा था
कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंडिचर फॉर आरबीआई. यस, इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर आरबीआई. प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंडिचर. उसको लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था बिकॉज वर्ड था प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आरबीआई के बैलेंस शीट में लिखा हुआ है प्रिंटिंग इज एक्सपेंस फॉर आरबीआई. तो यूपीएससी ने भी आंसर रिलीज किया, उसमें प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्ट की तरह माना गया है. दिस क्वेश्चन आई विल अगेन डिस्कस ऑन 1 जून, जो मैं रिवीजन क्लास लूंगा करंट अफेयर्स का, उस दिन मैं ये क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूंगा जो लास्ट ईयर आया था. कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन, आरबीआई के ये संपत्ति है, उस संपत्ति का कुछ पैसा जो है इस संपत्ति से या एसेट से उसकी अर्निंग होती है. अर्निंग का कुछ पैसा वो खर्च हो जाता है. आरबीआई का सैलरीज टू द ऑफिसर, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग नोट्स, मेंटेनेंस चार्जेस सच एज रेंट, स्टेशनरी ईटीसी. तो अर्निंग का पैसा जो आया उनमें से कुछ पैसा खर्च हो गया, जो बचा हुआ पैसा है वो कहा जाएगा आरबीआई का नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस. अब हर साल जो प्रॉफिट बचा खर्च करने के बाद, ये तो कमाई हुई, कमाई में से कुछ पैसे हमने खर्च कर दिए आरबीआई ने, जो पैसा बचा उस पैसे का कितना प्रतिशत आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए और कितना उसको भारत सरकार को दे देना चाहिए, इसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया. भारत सरकार का मानना था कि आरबीआई को सारा का सारा पैसा जो बच रहा है वो आरबीआई को भारत सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहिए. लेकिन फिर इसके डिफरेंसेस के बेसिस पे आरबीआई कहती थी कि नहीं, हमें ठीक ठाक सा पैसा अपने पास रखना है ताकि हम फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएं. तो ये डिफरेंसेस के कारण अलग अलग कमेटी बनाई गई. जैसे एक कमेटी बनाई गई उषा थोरात कमेटी. इट सेड दैट आरबीआई शुड बी अराउंड, आरबीआई का जो रिजर्व है दैट शुड बी अराउंड 18% ऑफ आरबीआई असेट, यानी कि ये जो उसकी असेट है, संपत्ति है उसके पास, उसका 18% आरबीआई को अपने पास कंटिजेंसी रिजर्व बफर के तौर पे रखना चाहिए. देखिए, आरबीआई की ये हो गई संपत्ति, ठीक है, असेट. मान लीजिए कि ये असेट है 100 लाख करोड़. आरबीआई अलग से कंटिजेंसी रिजर्व बफर भी रखती है अपने पास. जो पैसा कमाई होती है उनकी, और उसमें से अपने जो कमाई में से कुछ पैसा भारत सरकार को दे दिया, बाकी बचा हुआ पैसा अपने पास रखते हैं वो एज कंटिजेंसी रिजर्व बफर या कंटिजेंसी रिस्क बफर, सीआरबी. तो उषा थोराट कमेटी का कहना था कि जो भी आरबीआई की असेट है उसका 18% आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए एज कंटिजेंसी रिस्क बफर. फिर मालेगम कमेटी आई, उसका कहना था कि आरबीआई शुड ट्रांसफर द इंटायर प्रॉफिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट कीपिंग रिजर्व. अपने पास कंटिजेंसी रिस्क बफर रखने की कोई जरूरत नहीं है. तो टसल बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई कंटिन्यूड. अंत में 2019 में एक कमिटी बनाई गई, बीमल जलान कमिटी ऑन आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. और बीमल जलान कमेटी ने कहा कि आरबीआई शुड मेंटेन कंटिजेंसी रिस्क बफर इन द रेंज 5.5% to 6.5% ऑफ इट्स एसेट. जो भी उसकी संपत्ति है उसका 5.5 to 6.5% तक उसको अपने पास कंटिजेंसी रिस्क बफर के तौर पे रखना चाहिए. यानी कि आरबीआई के पास अगर 100 मान लीजिए लाख करोड़, 100 लाख करोड़ रुपए आरबीआई के पास असेट के तौर पे हैं, तो उसका 5.5 से लेकर के 6.5%, यानी कि 5.5 लाख करोड़ से लेकर के 6.5 लाख करोड़ के आसपास आरबीआई के पास अलग से कंटिजेंसी रिस्क बफर में पैसा होना चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. हर साल आरबीआई की कमाई हुई, कमाई में से कुछ पैसा भारत सरकार को दे दिया और कुछ पैसा अपने पास कंटिजेंसी रिस्क बफर में रखता है अलग से. कितना रखना है कंटिजेंसी रिस्क बफर में, उसी को लेकर के डिफरेंस है. उषा थोराट कमेटी ने कहा कि 18% रखो अपने असेट का. मालेगम कमेटी ने कहा क्या जरूरत है कंटिजेंसी रिस्क बफर रखने की, सब दे दो भारत सरकार को, भारत सरकार अपना देख लेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में भारत सरकार बचाएगी इकोनॉमी को. डिफरेंसेस चलते रहे. बीमल जलान कमेटी ने कहा कि नो, जितना भी असेट है उसका 5.5 से लेकर के 6.5% तक अपना असेट का कंटिजेंसी रिस्क बफर के फॉर्म में रखो, बाकी पैसा भारत सरकार को ट्रांसफर कर दो. 2019 ऑनवर्ड्स ये जो बीमल जलान कमेटी है इसी के फ्रेमवर्क को मोर और लेस आरबीआई फॉलो करती है. और जो हर साल की उनकी कमाई होती है उनमें से कुछ पैसा
वो अपने पास रखते हैं, विच इज पार्ट ऑफ कंटिजेंसी रिस्क बफर। बाकी पैसा वो भारत सरकार को दे देते हैं एज डिविडेंड, और कोशिश करते हैं कि उनका जो कंटिजेंसी रिस्क बफर हो वो उनके असेट का कम से कम 6.5% के आसपास तो हो ही, तो हाइयर थ्रेशोल्ड लिमिट के आसपास रखते हैं आरबीआई। आई होप अब अगर इतनी बातें आप समझ रहे हैं तो अब आप करंट न्यूज समझने के लिए तैयार हैं। साल 2025-26 के लिए आरबीआई ने तय किया है कि वो भारत सरकार को 2.86 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेंगे। सो ये जो ट्रांसफर होगा इस साल वो 2.86 लाख करोड़ होगा साल 2025-26 के लिए, एंड दिस इज हाईएस्ट एवर ट्रांसफर सो फार। पिछले साल 2.68 लाख करोड़ हुआ था, उसके पहले 2.10 लाख करोड़, 2,10,000, उसके बाद 2,68,000, इस साल 2,86,000 भारत सरकार को ट्रांसफर करेगी आरबीआई। दिस इज हाईएस्ट एवर ट्रांसफर सो फार। इतना पैसा भारत सरकार को आरबीआई इसलिए ट्रांसफर कर रही है ताकि भारत सरकार वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, उससे डील कर पाए। बट ऐसा नहीं है कि आरबीआई अपने कंटिजेंसी रिस्क बफर से कॉम्प्रोमाइज करके और ये पैसा भारत सरकार को ट्रांसफर कर रही है। आरबीआई ने कंटिजेंसी रिस्क बफर में भी अच्छा खासा पैसा रखा है इस साल। इस कारण से कंटिजेंसी रिस्क बफर ऑल्सो हैज इंक्रीज्ड टू अबाउट 10,93,000 करोड़। आरबीआई के पास लगभग 11 लाख करोड़ रुपए कंटिजेंसी रिस्क बफर में है, जो आरबीआई के टोटल असेट का 7% के आसपास है। सारे 6.5 से 7% के आसपास है, यानी कि आरबीआई का जो टोटल असेट है वो आप मान करके चले कि कम से कम 130 लाख करोड़ के आसपास है, 130 लाख करोड़ के आसपास है। 130 लाख करोड़ का आरबीआई के पास असेट है, उसका 6.5% यानी कि लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास आरबीआई के पास कंटिजेंसी रिस्क बफर है, डिस्पाइट गिविंग हाईएस्ट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 25-26। साल 2025-26 में आरबीआई की कमाई बहुत हुई है, आरबीआई का सरप्लस बढ़ा है। उसके पीछे का कारण क्या है वो भी समझते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि रुपया लगातार कमजोर हुआ है। अब रुपया जो कमजोर हुआ है, आजकल तो और ज्यादा तेजी से कमजोर हो रहा है, लेकिन पिछले साल से ही कमजोर हो रहा है। तो रुपया जब कमजोर हुआ है तो उसको स्टेबलाइज करने के चक्कर में आरबीआई ने अपना फॉरेक्स रिजर्व बहुत बेचा है। अपनी फॉरेन करेंसी एसेट जो डॉलर है उसको बाजार में बेचा है। डॉलर को बाजार में बेचा है तो उससे आरबीआई की अर्निंग हुई है, क्योंकि आरबीआई ने मान लीजिए डॉलर खरीदा था 80 रुपीज के भाव पे। अब डॉलर जब के मुकाबले जब रुपया कमजोर होने लगा, 86-87 होने लगा, तो उसको रोकने के लिए आरबीआई ने बेचना शुरू किया अपना डॉलर। अब खरीदा था 80 पे, बेच रहे हैं आप 86-87 के भाव पे, तो आरबीआई को कमाई हुई है। जब आरबीआई को अच्छी खासी कमाई हुई है रुपए में, तो फिर आरबीआई ने अपना कंटिजेंसी रिस्क बफर भी बढ़ा दिया है, लगभग 11 लाख करोड़ कर दिया है, और भारत सरकार को ट्रांसफर भी अच्छा खासा किया है। तो दैट इज द रीजन वाई इस साल अर्निंग अच्छी हुई है। अर्निंग अच्छी हुई है तो भारत सरकार को ट्रांसफर भी अच्छा खासा हुआ है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज ये है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि भारत सरकार जल्दी ही लेकर के आएगी स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी स्पेशली अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यहाँ मेन फोकस रहेगा ऑन द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड असम, जहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स बिकॉज ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन मेनली कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश साइड। इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसा कि मैंने कहा मेन फोकस रहेगा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना, जिससे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो। इस प्रोजेक्ट स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम में कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ड्रोन्स, रडार्स, कैमरा, ये सब किए जाएंगे बॉर्डर एरियाज में सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। साथ ही साथ अमित शाह जी ने बीएसएफ से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब बीएसएफ को बनाया गया था 1965 में, तो उसके अंदर सिर्फ 25 बटालियन ही थे। आज के टाइम में बीएसएफ के अंदर 2.7 लाख पर्सनल्स हैं, विच मेक्स बीएसएफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, बीएसएफ से रिलेटेड एक और फैक्ट आप जान लीजिए कि बीएसएफ का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार अक्रॉस द कंट्री।
तो कहीं कहीं पे बीएसएफ का जुरिडिक्शन 15 किलोमीटर का था फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया। लाइक इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम, द जुरिडिक्शन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। जबकि गुजरात में उसका जुरिडिक्शन 80 किलोमीटर से घटा करके बॉर्डर रीजन में 50 किलोमीटर तक लाया है, जबकि राजस्थान में पहले से 50 किलोमीटर था, अभी भी 50 किलोमीटर ही है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट उम्मीद प्रोग्राम, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लीजिए, 2 लाइन का इंफॉर्मेशन है। उम्मीद यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये प्रोग्राम लेकर के आई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेकर के आई है ये प्रोग्राम। इसका लक्ष्य है जो भी जेनेटिक डिजीजेज हैं न्यू बॉर्न बेबीज में, उसको जितना हो सके उतना प्रिवेंट किया जाए, ये लक्ष्य है उम्मीद प्रोग्राम का। उसके अंतर्गत निदान केंद्र खोले जाएंगे, 30 निदान केंद्र खोले जाएंगे टोटल। फर्स्ट फेज में 5 निदान केंद्र खोले गए हैं, एक दिल्ली में, दूसरा तेलंगाना, तीसरा जोधपुर, एक और दिल्ली में और फिर कोलकाता में। उम्मीद से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम, अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लीजिए, छोटा सा फैक्ट है। सूर्य अस्त्र एक रॉकेट सिस्टम है जिसको डेवलप किया है पुणे बेस्ड एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, निब लिमिटेड, इन एसोसिएशन विथ इजराइल्स एलिबिट सिस्टम। ये जो रॉकेट सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम है। इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है रिसेंटली इन उड़ीसा चांदीपुर। ये कैसा इंडिजिनसली डेवलप है, भारत के अंदर ही डेवलप किया गया है। यूनिवर्सल है, मतलब इसमें अलग अलग तरीके के रॉकेट्स हैं, अलग अलग रेंज के। मल्टी कैलिबर रॉकेट, मतलब अलग अलग डायमीटर के रॉकेट्स हैं, अलग अलग रेंज है, अलग अलग डायमीटर के रॉकेट्स हैं सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम। और इसको मोबाइल ट्रैक पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ऐसे 6x6 का ततरा ट्रक हो टाटा का, उस पे भी इसको माउंट किया जा सकता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सेक्शन 69A से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्लॉक एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है कोर्ट से, बाद में कोर्ट भले रिव्यू कर सकता है। Section 2H includes NGO substantially funded by government under RTA, that is true. Section 8 subclause 2 allows disclosure of information when public interest outweighs harm to the protected interest, that is true. After 2019 amendment, salaries and service condition of Information Commissioner continues to be same as Election Commissioner. This is wrong. Now salaries and service condition will be decided by the Government of India. बायोपॉलिसी से रिलेटेड तो दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही है। एजेंडा 23 is with respect to African Union. That's all from our side for today. Thanks for watching.